12वीं रसायन में हम लोग तीसरे चैप्टर की पढ़ाई कर रहे थे, विद्युत रसायन। उसमें आज हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं इसको हम। गैल्वेनी सेल की रचना एवं कार्यविधि लिखिए। गैल्वेनी सेल आपका विद्युत रासायनिक सेल ही है। इसकी रचना एवं कार्यविधि आप लोगों को बतानी है। तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा सभी जानते हो। विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति है, युक्ति मतलब एक तरीका होता है टेक्निक। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होगी और आपका विद्युत उत्पन्न होते हैं। तो ये सिंपल से विद्युत रासायनिक सेल के परिभाषा हुए। रिपीट कर रहा हूँ मैं, विद्युत रासायनिक सेल में वह युक्ति है या विद्युत रासायनिक सेल वह है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है या जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहुत सारे आप लोग सेल छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसी सेल, वोल्टी सेल, ये सारे के सारे आपके विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल है। तो हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनी सेल, इसको साधारण वोल्टी सेल भी बोलते हैं, साधारण वोल्टी सेल भी कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे सेल की परिभाषा के बाद। तो सबसे पहले इसके चित्र के बारे में बात करें। आराम से देखिए, आप लोग एक कांच का या रबर का पात्र लेंगे, ठीक है। इस कांच या रबर के पात्र में 1 m सांद्रता की जिंक सल्फेट विलयन ले लेंगे और इसमें जिंक की ही क्षण डुबा दूंगा। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक की क्षण डुबा दिया। ये अर्धसेल कहलाता है। क्या कि ये या तो एनोड का काम करेगा या कैथोड का। एनोड या कैथोड मिलके पूर्ण सेल बनता है। अर्धसेल के बारे में आगे और डिटेल पढ़ेंगे। तो ये ZnSO4 विलयन है जिसकी सांद्रता 1 m है, 1 मोलरता है। और ये आपकी जिंक की क्षण है, जिंक की क्षण है और जिंक क्षण को 1 m सांद्रता की जिंक सल्फेट विलयन में डुबा दिए। वैसी एक और पात्र लेंगे अपन, कांच रबर का जो भी है, उसमें कॉपर सल्फेट विलयन रखेंगे और इसमें कॉपर की क्षण अपन डुबा देंगे। ये मैं कॉपर की क्षण डुबा दिया। ये आपका कॉपर सल्फेट विलयन है। इसकी भी सांद्रता 1 m होगी और इसमें कॉपर की क्षण मैंने डुबा दिया। तो ये दोनों आपके अर्धसेल हो गए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूर्ण सेल का निर्माण होगा। इनको लवण सेतु से जोड़ देते हैं। इसको मैं दोनों को लवण सेतु से जोड़ दिया। नाम ही जाहिर है, सेतु मतलब ब्रिज, सेतु उसको बोलते हैं जो दो चीजों को जोड़ता है। लवण मतलब इसमें लवण भरा होता है। तो इसमें प्रबल लवण KCl, KNO3 जैसे K2SO4 जैसा या K2SO4 जैसे को अगार अगार बायो में आप लोग पढ़े होंगे के साथ आपका जेल बनाकर इसमें भर देते हैं और इसके सामने आपका रुई ग्लास वूल लगा के पैक कर देते हैं। ये आपका लवण सेतु है।
लवण सेतु से जोड़ दिए। इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे लवण सेतु का डिफिनेशन और क्या काम करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रुई ग्लास वुल जो भी बोलो पैक करते हैं ताकि लवण गिरे ना, लेकिन आयनों को जाने देता है वो, क्योंकि ये विलयन है। जो भी ये रूबी होगा तो विलयन से गिला हो जाएगा, आयनों का प्रवाह रोक देता है, लेकिन पदार्थ को गिरने से, आयनों का प्रवाह होता है पदार्थ को गिरने से रोक देगा। अब इसके बीच में बेटा हम कुंजी लगा देंगे, ऊपर को मिटा देता हूं। दोनों काम करें इसलिए आपस में जोड़ेंगे, तो इसके बीच में कुंजी लगा देता हूं और धारा मापी लगा देता हूं, जिसको हम गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो धारा मापी और कुंजी लगा दिया गया और जोड़ दिया गया। ठीक है, जो जिंक की क्षण है वो एनोड का काम करेगा और कॉपर की क्षण है वो कैथोड का काम करेगा। मैं आगे बताऊंगा जिंक के क्षण का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर के क्षण का अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया आपके कोर्स में था, पता नहीं इस साल काट दिए हैं कि क्या, 11वीं में कुछ पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हो गया एनोड और कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस दिशा में प्रवाह होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देता हूं। इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और इस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। याद रखना आप लोगों का इलेक्ट्रॉन की विद्युत धारा की जो सांकेतिक दिशा है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। एनोड है मतलब ये ऋण ध्रुव का काम करेगा, कैथोड है ये धन ध्रुव का काम करेगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और विद्युत धारा उल्टा संकेत लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाह का, इसलिए प्लस से निकलते हुए बताते हैं। ये आपका लवण सेतु हो गया, वर्णन में क्या क्या भरा रहता है बता देंगे। ये आपका ग्लास वुल हो गया, सेटिंग कर दिए ग्लास वुल से। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का चित्र किसका, विद्युत रासायनिक से या फिर गैल्वेनी से या साधारण मल्टी सेल का चित्र है। ठीक है, अब ये चित्र तो मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो आप लोगों को बोर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, या मैं नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ। इसकी रचना के बारे में बात करेंगे, जिसको आप बनावट बोलते हो, कैसे बनाए हैं। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत सरल है। जैसे मैं चित्र को समझा के बनाया उसी प्रकार से आप लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, तो हम एक कांच या रबड़ का पात्र लेते हैं या दो कांच या रबड़ का पात्र लेते हैं। एक पात्र में आपका जिंक सल्फेट का 1 m सांद्रता का विलयन होता है, उसमें जिंक की क्षण डुबा देते हैं, इस प्रकार अर्धसेल बना। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट की 1 m सांद्रता की विलयन लेके कॉपर की क्षण डुबा दिए, ये भी अर्धसेल बना। अब इन दोनों अर्धसेलों को लवण सेतु के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। लवण सेतु कांच की एक यू आकार की नली है जिसमें प्रबल लवण KCl, KNO3, K2SO4 इनमें से कोई एक का जिलेटिन या अगर के साथ बना हुआ पेस्ट भरा होता है। तो दोनों विलयनों को लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिए। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अपन कुंजी और धारा मापी लगा देते हैं। कुंजी और धारा मापी लगा देते हैं। तो ये रहा आपका विद्युत रासायनिक सेल। धारा मापी को इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। क्लियर है आप लोग? तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसानी से आप चित्र देख के वर्णन लिख सकते हैं। अब मैं आता हूँ कार्य विधि के बारे में। रचना मैं फिर आराम से आप लोगों को बोल दूँ एक बार। ठीक है, हम कांच या रबड़ की दो पात्र लेंगे। एक पात्र में 1 m सांद्रता का जिंक सल्फेट विलयन
और लेते हैं, उसमें जिंक की छड़ डुबा देते हैं, इस प्रकार अर्ध सेल बन गया। दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट की 1 m सांद्रता का विलयन लेंगे, उसमें कॉपर छड़ डुबा देंगे। ये आप लोगों का क्या बन गया, ये भी अर्ध सेल। दोनों अर्ध सेलों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। लवण सेतु क्या है बता दीजिए। कांच का एक क्यूआकार का नली है जिसमें प्रबल लवण जो भी है KCl KNO3 बुक देख लेना, केट या K2SO4 का जिलेटिन या अगर अगर के साथ बना पेस्ट भरा होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों को कुंजीय धारामापी से जोड़ देते हैं जिसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और लिख सकते हो जिंक की छड़ एनोड का काम करता है ऋण ध्रुव का, और कॉपर की छड़ यहाँ किसका काम करेगा, कैथोड यानी कि धन ध्रुव का। सिंपल सी बनावट या रचना हो गई। अब बात करेंगे कार्यविधि की। जैसे ही आप लोगों का कुंजी को दबाते हैं, ठीक है, तो जिंक की छड़ है उसका ऑक्सीकरण होता है। जिंक की छड़ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा। जैसे आप कुंजी को दबाओगे, बाह्य में धारा देना ना, तो जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। तो जिंक सॉलिड था बेटा, ठीक है, ये जिंक आयन में बदल जाएगा और विलयन में घुल जाएगा। एक्वस लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं लिख दिया एनोड पे हुआ काम। इसीलिए एनोड आपका ऋण ध्रुव का काम करता है और क्लियर तौर पे आप लोगों का एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है। कुंजी को जैसे ही आप दबाएंगे, दबाया क्या हुआ आपका, जिंक का ऑक्सीकरण होगा। जिंक का ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, धनात्मक संयोजकता बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएगा। जिंक का छड़ सॉलिड था, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, आयन बना और विलयन में घुल गया, इसलिए मैंने एक्वस लिखा, यहाँ पे सॉलिड है। ये प्रक्रिया हो गई किस पर, एनोड पर। ठीक है, अब एक लाइन और करेंगे। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन है या जो कॉपर सल्फेट है का आयनन हो जाएगा इसमें। दूसरे अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट का आयनन इस प्रकार से होता है, Cu2+ और SO4 2-। दूसरे अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट का आयनन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वो एनोड से कैथोड पे पहुंचता है और कॉपर आयन का अपचयन कर देता है। यानी कि जो कॉपर आयन विलयन में था वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और उदासीन होकर इस क्षण पे चिपक जाएगा। ये क्रिया होता है कैथोड पर। बहुत सिंपल सी बात है। एनोड का इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ, निकला, निकल के कहाँ पहुंचा, कैथोड पे। तो ये आपका जो विलयन है आयनन हो चुका है, इसका विद्युत अपघट्य, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन सल्फेट आयन में। तो बेटा मैं ये दूसरा समीकरण इसको मिटा के लिखूंगा। तो इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे पहुंचता है, जिंक छड़ पे पहुंचता है, तो जो कॉपर आयन है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसका अपचयन हो जाता है और कॉपर आयन उदासीन होकर चिपक जाता है। किससे चिपक जाएगा, कैथोड से चिपक जाएगा। ये क्रिया हो गई कैथोड पर। तो यहाँ नतीजा साफ दिख गया कि विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब सेल काम करता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक की छड़ से एनोड की छड़ की ओर हो रहा है। सॉरी बेटा, जिंक की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। परंतु विद्युत धारा इधर बहेगी आपकी, कैथोड से एनोड की ओर बहती है। हो गया आपका साफ पता चल रहा है। सेल को जब हम उपयोग में लाएंगे तो जिंक की छड़ घुलती जाएगी। जिंक आयन बेटा, जिंक का इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और जिंक आयन बन के विलयन में आ गए। तो जिंक की छड़ घुलती, उसके द्रव्यमान में कमी आती है।
अब यहाँ पे साफ पता चल गया कि कॉपर आयन कॉपर क्षण से चिपक रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन होकर, यानी कि कॉपर क्षण का जिसको आप कैथोड के रूप में यूज कर रहे हो उसका द्रव्यमान बढ़ता है इस सेल में। ठीक है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार से लिख सकते हो। मैं मिटा रहा हूं, तो ये चित्र अब नहीं पड़ेगी जरूरत, मुझे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं चित्र को आप लोगों का मिटा दे रहा हूं। संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, जिंक सॉलिड था, ठीक है ना, शुरू में, और कॉपर आयन एक्वस में था बेटा, क्लियर है। तो ये कॉपर सॉलिड हो जाएगा और जिंक आयन में बदल जाएगा। ये संपूर्ण आप लोगों की सेल अभिक्रिया है जिसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका, मैंने बता दिया विद्युत रासायनिक सेल का चित्र और विद्युत रासायनिक सेल की रचना और विद्युत रासायनिक सेल का समीकरण कैसे काम किया है, वो भी आपके कार्यविधि कैसे काम करता है। क्या कार्यविधि रिपीट बोलूं मैं एक बार, जिंक क्षण है उसका ऑक्सीकरण होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक आयन बना लेता है। ये नोट पे हो जाएगा, ऑक्सीकरण जिंक का, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। उधर जो कॉपर वाला अर्ध सेल है उसमें जो कॉपर सल्फेट विलयन का आयनन क्या होगा मैंने समीकरण में कर दिया था। अब जिंक क्षण में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है वो बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर क्षण पे पहुंचता है, कॉपर आयन का अपचयन कर देता है और कॉपर आयन उदासीन होकर कॉपर क्षण से चिपक जाता है। आगे आप आराम से लिख सकते हो, जिंक क्षण समय के साथ घुलता है, कॉपर क्षण समय के साथ उसका द्रव्यमान बढ़ता है। क्यों, आप लोगों को क्लियर कर दिया गया और समीकरण भी बना दिए गए। ठीक है, अब हम प्रश्न बनाएंगे कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु क्या है, अभी बात किए ना अपन ने लवण सेतु की, कि लवण सेतु क्या है, इसके क्या कार्य हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो लवण सेतु आपका एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसमें प्रबल लवण, मैंने 2-4 लवण का नाम बताए हैं आपका, KCl या फिर KNO3 या K2SO4 या NH4NO3 आदि का जिलेटिन या अगर अगर के साथ बना पेस्ट भरा रहता है। और ये दोनों विलयन अर्ध सेलों को विद्युत रासायनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों में संपर्क स्थापित कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोनों अर्ध सेलों के बीच रखे थे आप लोग, तो ये लवण सेतु के बारे में हो गया। अब लवण सेतु का कार्य वही बात आएगी। सबसे पहले बात है कि लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों में संबंध स्थापित करता है, दोनों अर्ध सेलों को जोड़ा ताकि पूरा सेल बन जाए। पहली बात हो गई, आपके बुक में होंगे। दूसरी बात है, लवण सेतु है दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखता है, विद्युत उदासीन बनाए रखता है। आयन नहीं होता बेटा, आयन होगा क्या फर्क पड़ेगा मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है ना, तो लवण सेतु पहले तो दोनों अर्ध सेलों में या दोनों विलयनों में संपर्क स्थापित करता है। दूसरी बात, लवण सेतु है वो दोनों विलयनों को विद्युत रासायनिक संबंध स्थापित विद्युत रूप से उदासीन रखता है। और तीसरी बात, लवण सेतु है वो विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु नहीं रहेगा तो विद्युत परिपथ आगे पूर्ण होने में दिक्कत आएगी। लवण विलयन को विद्युत उदासीन रखता है, दोनों विलयनों में संपर्क स्थापित करता है और क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। आप चाहो तो बुक से देख के लिख सकते हैं, पेज नंबर 161 हैं। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन करेंगे, लवण सेतु के कार्य प्रणाली को समझाइए। लवण सेतु के कार्य प्रणाली को समझाइए, मतलब कैसे काम करता है लवण सेतु, उसको समझाना है। तो यहां भी बेटा साधारण वोल्टेज सेल का चित्र बना लेना जो अभी मैं बनाया हूं, और पहले लवण सेतु का आप लोग परिभाषा लिख लेना क्या है जो मैं बताया हूं। ठीक है,
उसके बाद आप लोग आएंगे एनोड की बात करेंगे। एनोड पर देख रहे हैं तो जिंक आयन बन रहा है, विलयन में जिंक आयन जा रहा है बेटा, ठीक है। क्या हुआ था आपका, एनोड पर जिंक क्षण है का ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया और जिंक आयन विलयन में चला गया, ठीक है। शुरू में जिंक आयन विलयन में चला गया, दूसरा भी जिंक आयन विलयन में चला गया, लेकिन तीसरा जिंक आयन विलयन में जाएगा तभी जाएगा, जाने को होगा, ये लोग उसको प्रतिकर्षित करेंगे, विलयन में जाने से रोकेंगे, यानी कि अभिक्रिया को बाधित करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को। वापस जिंक आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीकरण हुआ लेकिन उदासीन हो सकता है, क्रिया रुक सकती है, यानी कि धीरे धीरे आपके एनोड के चारों तरफ जिंक आयन की संख्या बढ़ जाएगी, जिंक आयन का घनत्व अधिक हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो लवण सेतु है वो मान लीजिए कि लवण सेतु में KCl है, तो KCl का जो Cl माइनस आयन यहाँ पे आता है और Zn आयन से क्रिया करता है और उसको उदासीन कर देता है, हटा देता है, खाली हो गया आपका, यानी कि आगे इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। तो लवण सेतु विलयन को विद्युत उदासीन बनाने में मदद करता है ताकि जिंक का ऑक्सीकरण होते रहे। इधर क्या होता होगा आपका, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को अपचयन करके इसमें चिपका दिया कैथोड में, तो इस विलयन में बचा सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन की सांद्रता समय के साथ बढ़ जाएगा, तो KCl का Cl माइनस आयन इधर आया, K प्लस आयन इधर आता है और इसको सल्फेट आयन को उदासीन कर देता है, ये जिससे सल्फेट आयन को हटा देगा ये। तो यहाँ भी विलयन क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इसका मुख्य कार्य है कि विलयन को विद्युत उदासीन बनाए रखता है ताकि लगातार आपका ऑक्सीकरण और अपचयन होते रहे एनोड और कैथोड का, और सेल की अभिक्रिया होते रहे। तो इसको मैं लिखा देता हूँ, आपके बुक में थोड़ी सी इसके शायद गलतियाँ छाप दिया है, तो इसको मैं करेक्ट करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप चित्र फिर बनाएंगे लवण सेतु का कार्य बताने के लिए सेल का, और लवण सेतु की परिभाषा लिख देंगे नीचे, आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब सेल कार्य करता है, जब सेल कार्य करता है तो एनोड के चारों ओर Zn प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिससे आगे सेल की कार्य क्षमता कम होती जाती है। लवण सेतु में उपलब्ध KCl का Cl माइनस आयन एनोड वाले विलयन में जाकर Zn2 प्लस आयन से अभिक्रिया करके ZnCl2 बनाता है और अवक्षेपित हो जाता है। अभिक्रिया कर दीजिए बेटा, Zn2 प्लस जो कि एक्वस में था, Cl माइनस आयन ये भी विलयन में जाएगा, इसको मैं 2 ले लेता हूँ, और ये हो गया आपका ZnCl2 सॉलिड नीचे बैठ जाएगा। Zn में 2 प्लस है तो 2 माइनस चाहिए था, बहुत सिंपल सा है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है,
बहुत आसानी से आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एनोड के चारों तरफ के जिंक आयन को ये हटा देता है। इस प्रकार Cl- आयन एनोड के चारों ओर Zn2+ आयन की सांद्रता को कम करता है। ठीक है, अब दूसरे तरफ जाएंगे बेटा। कैथोड के चारों ओर सल्फेट आयन एकत्रित हो रहा है जब सेल काम करता है। तो जब सेल काम करता है तो कैथोड के चारों ओर लिखिए। इसी प्रकार सेल के कार्य करने के दौरान कैथोड के चारों ओर सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिसे लवण सेतु का K+ आयन हटाने का कार्य करता है। मैं 60 में लिख दिया बेटा, लंबा लिखना है पिछले ऊपर के जैसे लिख सकते हो। तो आपका K+ आयन है SO4 से क्रिया करेगा, एक्वस में होगा बेटा, ये जली विलयन में 2 कर देता हूँ, और K2SO4 बनेगा और ये अवक्षेपित हो जाएगा। तो इस प्रकार लवण सेतु है वो दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है, जिससे सेल आपके लगातार कार्य करते रहता है। नीचे लिख लेंगे, इस प्रकार लवण सेतु दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है, जिससे सेल लगातार कार्य करते रहता है। तो ये लवण सेतु कैसे काम करता है हमने आसानी से उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों के हम देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल के लक्षण क्या है। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे कि विद्युत रासायनिक सेल के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए, या गैल्वेनिक सेल के महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। ये आपका आज का चौथा प्रश्न है। तो लक्षण के बारे में आप लोग पहले फिर इसमें चित्र बना लेंगे, दक्षिणावर्त में मत लिखना, केवल चित्र बना लेंगे। और गैल्वेनिक सेल में क्या क्या बातें हैं उसको पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, पहली बात आपको बताया गया है कि जब कुंजी को दबाते हैं तो गैल्वेनिक सेल के बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आपका पहला लक्षण यह होगा, कुंजी को दबाने पर धारामापी में विक्षेप आता है, धारा बहेगा तो विक्षेप यह बताता है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, जिंक से कॉपर क्षण की ओर, और विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर की क्षण यानी कि कैथोड से एनोड की ओर होता है। पहला लक्षण हो गया विक्षेप। देखे आपने समझ गया सेल काम कर रहा है और भैया धारा इधर से इधर बह रही है, ये आपको तुरंत पता चल गया, ये लक्षण हो गया। यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन चालू हो गया, सेल काम कर रहा है, आपको पता चल गया। ठीक है ना। दूसरा आप लोग लिख लेंगे जिंक का, क्या होता है इसमें जिंक का, भाई धारा प्रवाहित हो गया, पता चल गया काम कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट कर लेंगे जिंक का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यह एनोड का काम करता है। और वही समीकरण लिख लेंगे बेटा जो मैं आप लोगों को बताया था, ये एनोड पे हुआ। दूसरा
तीसरा कॉपर क्षण का चयन होता है, यानी कि यहाँ पे कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन हो जाएंगे और ये समीकरण होगा। तो कॉपर है वो कैथोड का काम करेगा। वही समीकरण आप लोगों ने फिर कर दिए। Cu सॉलिड ये कहाँ हो रहा है आपका कैथोड का। तो कोई याद करने की चीजें नहीं है। मैंने जैसी कुंजी को दबाए धारा प्रवाहित होगी, मतलब गैल्वेनोमीटर में छेप आएगा, दिशा आपका बता देगा इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है, विद्युत धारा किधर बह रहा है। जाहिर है से काम चालू करने हो गया। एनोड का ऑक्सीकरण होता है उसको बता दिए लक्षण, कैथोड का चयन होता है उसको बता दिए। चौथा में कर देना, सेल की संपूर्ण अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी। सेल में संपूर्ण अभिक्रिया या सेल की कुल अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। Zn सॉलिड पूरा समीकरण कर दो बेटा। कॉपर एक्वस इज इक्वल टू Zn एक्वस आयन और कॉपर आपका उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से सेल की संपूर्ण अभिक्रिया डाल दिए। चौथे पॉइंट में पेज नंबर 160 में है, आप लोगों का ये पढ़ेगा। ठीक है, अब मैं सेल की कार्यविधि बताया हूं बेटा। जब सेल काम करता है तो जिंक की क्षण खुलती है, यानी कि उसके भार में कमी आती है, और कॉपर की क्षण में कॉपर आयन चिपक जाकर उदासीन होकर चिपक जाते हैं, तो कॉपर की क्षण के भार में वृद्धि होती है। तो पांचवा लक्षण इसी को ले लेना। ठीक है ना। छठवां लक्षण दे देना आप लोग, जिंक के भार में कमी और कॉपर के भार में वृद्धि। जिंक क्षण के भार में कमी और कॉपर क्षण में के भार में क्या वृद्धि का अनुपात उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जिंक क्षण के भार में कमी, जिंक क्षण के भार में कमी और कॉपर क्षण के भार में वृद्धि बराबर बोल रहा हूं मैं जिंक का रासायनिक तुल्यांक बटा में हो जाएगा कॉपर का रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार। भार लिखे हैं तो जिंक का तुल्यांकी भार और बटा में कॉपर का क्या तुल्यांकी भार। ये आप लोगों का सातवां लक्षण कर लेना। आठवां लक्षण ये हो जाएगा आप लोगों का, तो जब सेल काम करता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन हैं वो विद्युत उदासीन बना रहता है। लवण सेतु काम करता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। तो ये जितना आपकी सेल की कार्यविधि में है उसी को पॉइंट वाइज अपन लक्षण लिख लिए। तो 7-8 पॉइंट जो भी लक्षण हैं उसको आप लोग लिख लेंगे, शेष अपन कल पढ़ाई करेंगे।